यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण केस मृत्युदंड पर केस लेकर के आया हूँ। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण में धारा 306 के यांत्रिक प्रयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी। अभियोजन ने व्यवहारिक दृष्टिकोण और सावधानी की आवश्यकता। महेंद्र अवासी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, SCR 80 ईयर 2025 वॉल्यूम 2, डेट ऑफ जजमेंट 17 जनवरी 2025। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण अपीलकर्ता के विरुद्ध 306 के अंतर्गत आरोप तय किए गए। क्या अपीलकर्ता ने मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया? निर्णय नहीं। धारा 306 के अंतर्गत दोष सिद्ध के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त ने आत्महत्या की घटना को दुष्प्रेरित करने में सक्रिय भूमिका निभाई हो, चाहे वह दुष्प्रेरणा के रूप में कोई कार्य करे अथवा आत्महत्या की घटना को सुगम बनाने में हेतु कोई कार्य करे। ऐसे कई दुष्प्रेरण की कार्य अभियोजन द्वारा प्रमाणित और स्थापित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दुष्प्रेरण की आवश्यकता को सिद्ध करने हेतु यह भी आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपने किसी कृत्य, उपेक्षा या सतत व्यवहार के माध्यम से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की हों कि मृतक के पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई भी विकल्प शेष न बचा हो। आत्महत्या नोट से स्पष्ट हुआ कि अपीलकर्ता मृतक से उस ऋण को चुकाने के लिए कह रहा था जिसकी मृतक ने RM के लिए गारंटी दी थी, अतः अपीलकर्ता द्वारा अपने नियोक्ता के निर्देश अनुसार बकाया ऋण वसूलने के कार्य करने को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण नहीं माना जा सकता। अपीलकर्ता का आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का कोई उद्देश्य नहीं था। यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने अपने कार्यों से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे मृतक के पास आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा हो। मृतक के साथ संवाद यदि तीव्र थे, किंतु उसका उद्देश्य मृतक को आत्महत्या के लिए बाधित करना नहीं था। साथ ही प्राथमिकी भी 2 माह और 20 दिन की देरी भी दर्ज की गई। अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 306 के अंतर्गत आरोप तय करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं थे। अपीलकर्ता आरोप मुक्त कार्रवाई रद्द की गई, निरस्त की गई। अपीलीय आदेश भी निरस्त। भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण धारा 306 को आकर्षित करने की सीमा अधिक है। आरोप स्वचालित रूप से नहीं लगाए जाने चाहिए। न्यायालयों को सतर्क रहना चाहिए। पुलिस को संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है। निर्णय: धारा 306 का प्रयोग पुलिस द्वारा प्रायः अनौचित्यपूर्ण और अत्यधिक तत्परता से किया जाता है, जबकि वास्तविक मामलों में जहां आवश्यक मापदंड पूर्ण होते हैं वहां दोषियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। किंतु इस प्रावधान का प्रयोग केवल मृतक के परिजनों की तत्काल भावनाओं को शांत करने के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्तावित अभियुक्त और मृतक के आचरण और उसकी बातचीत और मृत्यु के पूर्व हुए संवादों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, न कि जीवन की वास्तविकताओं से पृथक करके। आपसी संवादों में प्रयुक्त अतिशयोक्तियों को इस मात्र पर आधार पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य न हो। जांच एजेंसियों को इस विषय में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए ताकि व्यक्तियों को असंगत और अवैध अभियोजन प्रक्रिया का शिकार न बनाया जाए। ट्रायल कोर्ट को भी अत्यंत सतर्क और विवेक से कार्य करना चाहिए। केवल औपचारिकता के तहत आरोप तय नहीं करने चाहिए, विशेषकर जब जांच एजेंसियों ने धारा 306 की आवश्यक तत्वों की पूरी तरह से उपेक्षा की हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 108 और 45, भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 306, 107 धारा 306 के तत्व कब तक आकर्षित होते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। यह मामला भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण से संबंधित है, जिसमें कि अपीलकर्ता के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि उसने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि केवल किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर लेने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किसी अन्य ने उसे के लिए दुष्प्रेरित किया है। धारा 306 के तहत दोष सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त ने आत्महत्या के लिए प्रेरित
करने वाला कोई ठोस कार्य किया हो या आत्महत्या को सुविधाजनक बनाने वाली परिस्थितियों को उत्पन्न किया हो। ऐसे कार्य अभियोजन द्वारा ठोस साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध किया जाना चाहिए। मृतक द्वारा छोड़े गए आत्महत्या नोट में यह उल्लेख था कि अपीलकर्ता उसे ऐसे ऋण की वसूली के लिए कह रहा था जिसकी गारंटी मृतक ने तीसरे पक्ष में RM के लिए दी थी। कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता केवल अपने नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार कर्तव्य का पालन कर रहा था और उसमें आत्महत्या के लिए कोई प्रेरणा का उद्देश्य नहीं था। मृतक और अपीलकर्ता के बीच हुए संवाद तीव्र अवश्य थे, परंतु उसमें ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलकर्ता ने आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा प्राथमिकी 2 माह 20 दिन की देरी से दर्ज की गई थी। इसका अभियोजन की मंशा संदिग्ध प्राप्त हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 का प्रयोग पुलिस द्वारा अक्सर अत्यधिक तत्परता से और अनावश्यक रूप से किया जाता है। केवल मृतक के परिजनों की भावनाओं को शांत करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने निर्देश दिया कि आत्महत्या से पहले हुई बातचीत और घटनाओं का मूल्यांकन व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया जाए, न कि कल्पनात्मक रूप से। संवादों से प्रयुक्त कठोर और भावनात्मक भाषा को तब तक आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जब तक उससे समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य मौजूद न हो। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जांच एजेंसियों को संवेदनशील बनाया जाए ताकि निर्दोष व्यक्तियों को अनुचित अभियोजन से बचाया जा सके। साथ ही ट्रायल कोर्ट को भी यह सलाह दी गई कि वह केवल औपचारिकता के लिए आरोप तय न करें बल्कि गंभीरता से देखें कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध धारा 306 के आवश्यक तत्व वास्तव में उपस्थित हैं या नहीं। इस निर्णय में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 306 और 107 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108 और 45 का हवाला देते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की परिभाषा, उसकी सीमा और न्यायिक विवेचना को स्पष्ट किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को आयुक्त मुक्त कर दिया और निचली अदालत की कार्रवाई को तथा उसके आदेश को निरस्त कर दिया गया। यह निर्णय न्यायिक विवेक, प्रक्रिया की निष्पक्षता और धारा 306 के संतुलित प्रयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। इस निर्णय के संभावित भविष्यगत प्रभाव यानी फ्यूचर इम्प्लीकेशन। धारा 306 के प्रयोग में न्यायिक विवेक की अनिवार्यता। इस निर्णय से स्पष्ट संकेत गया कि आत्महत्या के मामलों में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 का प्रयोग अब केवल आत्महत्या की घटना पर आधारित पर स्वचालित रूप से नहीं किया जा सकता। आरोप तय करने से पहले न्यायालयों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध दुष्प्रेरण के आवश्यक तत्व स्पष्ट, ठोस और प्रामाणिक रूप से उपस्थित हों। पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए मार्गदर्शन। यह फैसला कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह संदेश देता है कि केवल मृतक के परिजनों की भावनाओं के आधार पर या सहानुभूति में बहकर धारा 306 के तहत आरोप न लगाएं। जांच तथा तथ्यात्मक और यथार्थपरक होना चाहिए जिससे कि वास्तविक दुष्प्रेरणा को ही मुख्य आधार बनाया जाए। ट्रायल कोर्ट पर सख्त जिम्मेदारी। ट्रायल कोर्ट को अब इस तरह के मामलों में आरोप तय करने से पहले पूर्ण सावधानी बरतनी होगी। केवल चार्जशीट या FIR में धारा 306 का उल्लेख काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अदालत को यह देखना होगा कि क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वास्तव में कानून के निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं। कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर रोक। यह निर्णय ऐसे मामलों में एक निवारक प्रभाव डालेगा जहां आत्महत्या के बाद किसी निर्दोष व्यक्ति को भावनात्मक या सामाजिक दबाव में आकर अभियुक्त बना दिया जाता है। इससे निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रियाओं और मानसिक उत्पीड़न से बचने में सहायता मिलेगी। धारा 306 की पुनर्व्याख्या पर आधार। इस फैसले से भविष्य में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 306 की सीमा और परिभाषा को और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है, जिससे न्यायिक दृष्टिकोण में स्थिरता और स्पष्टता आएगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुप्रयोग में मार्गदर्शन। चूंकि निर्णय में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108 और 45 का उल्लेख किया गया है, यह मामला इस नए कानून के प्रावधानों और क्रियाशीलता और व्याख्या के लिए मिसाल बनेगा। मानव अधिकार और अभियुक्त की गरिमा की रक्षा। इस फैसले ने दोहराया कि अभियुक्त भी कानून के संरक्षण के पात्र हैं और बिना पर्याप्त साक्ष्य के किसी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाने से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और जीवन की गरिमा प्रभावित होती है। तो निष्कर्ष, यह निर्णय न केवल न्यायिक प्रणाली में संतुलन और सावधानी का संदेश देता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है
कि आत्महत्या जैसे संवेदनशील मामलों में केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर किसी निर्दोष को सजा न मिले। यह न्यायिक विवेक, मानवीय दृष्टिकोण और प्रक्रिया की निष्पक्षता की दिशा में एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो अब समय है कि हम सभी कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि उसकी चेतना को और उसके अधिकारों को अपनी जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी बोलता है। तो मिलते हैं आपको अगली कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।